हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का गणित का जो द्वितीय मूल्यांकन परक पत्र है, जिसके 20 प्रश्न हैं, इनका हल करेंगे। उत्तर सब आपने प्राप्त कर लिए होंगे किसी भी वीडियो से, लेकिन हम इसमें उत्तर के साथ साथ उसका संपूर्ण हल करेंगे ताकि आप ये जान सकें कि किस प्रश्न का उत्तर क्या आया है, तो वो किस प्रकार से आया है, इस बात का भी पता लग सके, ताकि प्रश्न आराम से समझ में आ जाएं। तो इस विषय से ही इस वीडियो को बनाएंगे अपन। इसमें छोटे छोटे 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें द्वितीय ये परक पत्र से संबंधित प्रश्न हैं। तो इनका हल जानेंगे और कोशिश करेंगे कि सही तरीके से समझ में आ जाए। कोई क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको शॉर्ट में समझेंगे और सभी को एक बारी बारी से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक चर x में रैखिक समीकरण का मानक रूप होगा। एक चर x में रैखिक समीकरण का मानक रूप होगा, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनमें घात जो होती है वह एक ही होती है, उससे ज़्यादा घात नहीं होती है। अब आप बी देखेंगे तो इसमें 2 है घात, इसमें 3 है, यहाँ पे 4 घात लगी हुई है। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन आएगा। सही उत्तर हो गया ए, फिर एक्स प्लस बी बराबर 0। तो ये इसका सही ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 की घात क्या आएगी। अगर इस समीकरण को पूरे को हल करते हैं तो इसकी घात क्या निकल के आती है, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर आपने ए प्राप्त कर लिया होगा, लेकिन इसका हल करेंगे अपन इसमें। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर और पक्षांतन करेंगे तो आगे वाला भी एक्स स्क्वायर इधर हो गए माइनस के एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर। इसके बाद में ये वाला माइनस 2x और इसके बाद में प्लस वाला उधर चला जाएगा पक्षांतरण के लिए, तो माइनस के 3 है और ये माइनस का 1 हो गया। इस प्रकार से अब इसको हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से पहला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया 2x बराबर इधर माइनस के 3 और 1 4 हो गई। अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और आगे जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 4/2। तो x बराबर हो गया 2। अब इस 2 को आप x की जगह रखेंगे, इस क्वेश्चन में 2 को x की जगह रखेंगे और फिर इस समीकरण को हल करेंगे तो दोनों तरफ 1 बराबर 1 आएगा और 1 बराबर 1 आएगा तो उसकी 1 की घात 1 होगी। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा वो ए ऑप्शन होगा। x की जगह 2 रखिए आप। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे x लिखा है तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए और ऊपर 2 की घात 2 लगा दीजिए, माइनस फिर 2, फिर ये गुणा 2 प्लस 1 बराबर 2 स्क्वायर माइनस 3। इसको हल करेंगे तो 1 आएगा। फिर इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 25 हो जाती है, यह कथन समीकरण के रूप में क्या होगा। तो इधर कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए जोड़ करना है अपने को 9 और वह संख्या 25 बनेगी, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे किसी भी संख्या आएगी तो उस संख्या को तो लिखा नहीं है तो खाली जगह लिख देते हैं। तो खाली जगह लिख दिया है, यहाँ पे मान लीजिए वो संख्या x है तो x प्लस 9 हो गया बराबर 25। तो ये किस में बन रहा है, ये बन रहा है ए ऑप्शन में, x प्लस 9 बराबर 25। तो इसमें हो गया तीसरे प्रश्न में ए ऑप्शन। अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 16 आ जाएगा, इसका मान पक्षांतरण करेंगे, x वाली संख्या को एक तरफ रखेंगे, बराबर का चिन्ह, 25 ऐसा कैसा है। अब ये 9 इधर प्लस का है तो इस तरफ जाएगा बराबर के चिन्ह के समता के विपरीत साइड में, तो यहाँ पे 9 माइनस के बन जाएंगे ये। अब 9 माइनस के बनेंगे तो x बराबर 25 में से 9 को उठाओगे तो आप 16 आ जाएंगे। अब x का मान 16 आप यहाँ के रखेंगे तो 16 और 9 25 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण 2x प्लस 3 बराबर 2
फिर कोष्टक x माइनस 4 का मूल क्या होगा। जब इसको हल करते हैं तो समीकरण का संतुलन नहीं होता है। ऑप्शन ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, 2 है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में है 4 और तीसरे ऑप्शन में है C। अगर इस तीनों को अपन हल करते हैं समीकरण में रख करके तो समीकरण संतुलन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से ये सही नहीं हो रहा। तो इसमें ऑप्शन आएगा डी, मौजूद नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 3 क्रमागत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या x प्लस 1 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो इससे सबसे बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या है ये, तो इससे पहले वाली कौन सी होगी। इससे पहले वाली एक कम करेंगे, उसमें कम करेंगे तो ये प्लस 1 है, तो अब ये x रह जाएगी। और अगर इससे एक और कम करेंगे तो वो संख्या हो जाएगी x माइनस 1, x माइनस 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा x माइनस 1। फॉर एग्जांपल जैसे इसको उदाहरण की तरह समझिए, जैसे मान लीजिए x बराबर 5 हो गई, x बराबर 5 है, तो इसके बाद वाली संख्या कौन सी होगी। इस x में 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 1, यानी इस 5 में 1 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 1 बराबर 6 हो जाएंगे। और इससे पहले वाली संख्या, x से पहले वाली संख्या कैसे हल करेंगे, x में से 1 घटाएंगे तो वो 4 हो जाएगी। तो क्रमागत संख्या में हो गई 4, 5 और 6, यानी क्रम से आने वाली संख्या हो गई। तो अपने को कौन सी दी है, x प्लस 1 वाली दी है। और ये बोल रहा है कि ये सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या इसके सेकंड नंबर पे जो बीच की संख्या होगी वो तो x होगी, और वो तो x हो जाएगी, और x के बाद में फिर x माइनस 1 हो जाएगी। तो इसमें सही उत्तर आएगा वह डी ऑप्शन में आ गया, x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6 है फिर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x एक सम संख्या है तो क्रमागत सम संख्या क्या होगी। x एक सम संख्या, जैसे मान लीजिए x बराबर 2 है, तो इसके बाद में जो सम संख्या आएगी तो वो कौन सी आएगी, वो आएगी 4। फिर उसके बाद में सम संख्या आएगी तो फिर कौन सी आएगी 6। फिर कोई सम संख्या आएगी तो 8 आएगी। इसका मतलब इसमें क्रमागत यानी आगे वाली सम संख्या, तो कितना जुड़ रहा है इसमें, यानी कि प्लस के 2, प्लस के 2, प्लस के 2, प्लस के 2 जुड़ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए इस 2 का मान यहाँ पे x मानते हैं, तो आगे वाली सम संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस के 2 करने हैं इस प्रकार से। तो x प्लस 2 इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, x प्लस 2, x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का अंतर 21 है, बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या क्या होगी। आप कोई भी एक संख्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक संख्या ले ली, जैसे 25 ले लिया। अब इसमें 21 जोड़ने हैं तभी बड़ी संख्या प्राप्त होगी अपने को। 21 जोड़ते हैं, हल कर रहे हैं अपन, 21 जोड़ते हैं। अब 21 जोड़ा तो कितना आ गया, 5 और 1 6 और 2 और 2 4। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या तो है, ये तो हो गया अंतर। बड़ी संख्या है 46 मान रहे हैं अपन, कोई भी एक संख्या ली थी ना इसलिए 46 मान रहे हैं, 46 मान रहे हैं। अब ये तो 46 तो हो गई, दी की संख्या में सबसे बड़ी संख्या x है और इस 46 को x माना है, x माना है। तो इससे पहले वाली संख्या कौन सी थी, 21 कम करने के बाद में कौन सी संख्या आएगी, 25 आएगी। तो क्या करेंगे, x में से क्या घटाना है अपने को, x माइनस ये छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी x माइनस 21। अब देखना, अब जैसे x बराबर 46 हो गई, तो अब 46 में से 21 घटाएंगे तो वह छोटी संख्या आएगी, कौन कितना आएगा, 25 आएगा, और वह छोटी संख्या हो जाएगी। तो x माइनस 21, तो इसका सही उत्तर होगा वह है सी ऑप्शन, x माइनस 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, दो एक्स बराबर 8 प्लस एक्स में x का मान क्या होगा। 2x, इधर देखना है, दो 2x बराबर 8 प्लस x में। अब ध्यान रखने बीच वाला जो बराबर का चिन्ह है ये समता का चिन्ह है। इधर तो लिखा है 2x और इधर लिखा है 8 प्लस x।
तो कहने का मतलब ये होगा कि x की जगह पे क्या लिखें और फिर उस समीकरण को हल करें तो बराबर के दोनों पक्ष में, मतलब समता के दोनों तरफ से का जो हिस्सा है वो बराबर आना चाहिए, पलड़े में बराबर वजन होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ। तो अब आप 2x की जगह, यानी x की जगह क्या लिखना है, तो आप एक तरीका तो ये है कि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक एक x की जगह रख के देख लीजिए, समीकरण को हल कर लीजिए और फिर जिसमें समीकरण में संतुलन बराबर आ जाएगा वही से उत्तर हो जाएगा। अगर इस तरीके से हल नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरे तरीका ये है कि आप x वाली संख्याओं को एक तरफ कीजिए और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ कीजिए। अब जैसे मान लीजिए इधर 2x है बराबर के चिन्ह के, तो 2x पहली लाइन को तो ऐसे कैसे लिख दिया। अब फिर बराबर का चिन्ह, ये इधर x है तो ये प्लस का x है यहाँ पे, तो इसको तो लिखेंगे माइनस का x है। बराबर इधर 8 बचे हुए हैं। अब 8 बचे हुए हैं तो अब 2x में से एक x घटाना है, तो फिर क्या बचेगा, x ही बचेगा और x बचेगा तो 8 आ जाएगा इसका उत्तर। x बराबर 8 यही पूछ रहा था, तो x बराबर 8 इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। 8वें प्रश्न में, 8वें प्रश्न में सी ऑप्शन। अब आप 8 को रख के देखेंगे तो हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस 8 बराबर 2 का मूल होगा। तो इसको हल करेंगे तो x की जगह क्या लिखें कि फिर उसमें से 8 घटाएं, तो इसमें ये प्रश्न यही हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर 2। अब समता के चिन्ह के एक तरफ तो है, इसमें दाएं साइड में तो 2 है और बाएं साइड में x माइनस 8 है। तो पक्षांतरण करेंगे तो हम चर भागों को एक तरफ करते हैं, अचर को एक तरफ करते हैं। तो इधर तो लिखेंगे x तो ऐसा का ऐसा भाग हो गया। अब इधर माइनस का 8 है तो इसको एक तरफ करते हैं, तो 2 तो उधर पहले से लिखा है, अब ये माइनस का 8 है, इसको इस बराबर के चिन्ह की इस तरफ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस के 8 बन जाएंगे और प्लस के 8 बनेंगे तो x बराबर 8 और 2 10 हो गई, तो x बराबर 10 हो गई। तो ये इसमें ये आ गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10 है। तो इस समीकरण का हल क्या होगा, सही हल करेंगे तो इसमें 13x माइनस 14, तो आप 13x तो ऐसा कैसा यहाँ रह जाएगा। अब माइनस के 14 है, इसको पक्षांतर के उस तरफ ले जाएंगे और उधर कोई x वाली संख्या हो तो इधर ले आएंगे। तो उधर x वाली संख्या है ये 9x है, इधर प्लस के हैं तो 9x लिखिए अपन ने यहाँ पे। अब 9x लिखने के बाद बराबर का चिन्ह 10 पहले से लिखे हुए हैं, इधर वाले 14 माइनस के 14 हैं तो ये प्लस के 14 हो जाएंगे। अब पक्षांतरण करने पे अब 13 में से 13 में से 9 घटाने हैं तो 4x बच गए इधर, 13x में से 9 से घटाए तो 4x बच गई, इधर बच गई 14 और 10 कितने हो गए, 24 हो गई। अब आपको क्या करना है, अब ये 4 गुणा में है तो x का मान करेंगे तो यहाँ गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब 24/4 इसको हल करेंगे तो 4 का भाग देंगे, 4 6 के 24, इसका मतलब हो गया x बराबर 6 आए हैं, x बराबर 6। तो इसमें x का मान हो गया 6, यहाँ पे ये डी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया इसमें x बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, एक चतुर्भुज के चारों कोणों की मापों का योग होता है। कोई भी चतुर्भुज होता है तो उसके 4 जो कोण होते हैं अंदर वाले, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे कोई दूसरा समचतुर्भुज हो, किसी प्रकार का चतुर्भुज, तो इन कोणों का योग करते हैं तो सभी का कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है। तो आप इस बात को याद कर लें कि 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें 12 नंबर का, त्रिभुज के शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो ये त्रिभुज की आकृति है। अब जो ये भाग होते हैं इनको तो बोलते हैं भुजाएं या फिर किनारे, और ये जो यहाँ पे हिस्से होते हैं जहाँ पे अपन ABCD लिखते हैं, जैसे ए लिख दिया, बी लिख दिया, ये तो ये जो हिस्से होते हैं कोने वाले तो इनको बोलते हैं शीर्ष भाग। तो कितने हैं त्रिभुज में, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन में लिखा है 3, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज का नाम क्या होगा। तो 6 भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होगा, जैसे मान लीजिए इसमें 6 भुजाएं हों। अब इसमें 6 भुजाएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, तो षटभुज हो गया, इसका नाम हो गया षटभुज। षट यानी 6 होता है तो षटभुज हो गया। तो इसमें षटभुज कहाँ लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है षटभुज है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, एक चतुर्भुज में कितने विकिरण होते हैं। अब चतुर्भुज कोई भी हो सकता है, आयत भी हो सकती है, वर्ग भी हो सकती है और दूसरे चतुर्भुज भी हो सकते हैं, लेकिन विकिरण की बात होगी तो उनके शीर्ष कोणों को मिलाते हैं ना, आमने सामने वाले के विपरीत वाले को, तो इनको मिलाएंगे तो ये एक तो विकिरण ये हो गया और दूसरा विकिरण ये हो गया। अब वर्ग करोगे तो उसमें भी ये दो ही आएंगे, दूसरा कोई चतुर्भुज करोगे तो उसमें भी ये दो ही आएंगे, तो विकिरण कितने होते हैं, दो विकिरण होते हैं, तो इसमें हो गया ये ऑप्शन बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप 65 डिग्री, 75 डिग्री और 85 डिग्री है, तो चौथे कोण का माप क्या होगा। अभी इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में पूछा था कि चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं, चार कोण होते हैं, चारों का योग 360 डिग्री होता है। तो अपन ने क्या किया, इसमें तीन का दे दिया है मान है, तो एक तो है 65, दूसरा है 75 और तीसरा है 85। तीन का माप तो दे दिया, तीन को जोड़ लीजिए, फिर 360 में से घटा लीजिए, बच जाएगा वो चौथे का आ जाएगा। तो 5 3 15 के 5 हासिल के 1 8 7 15 और 6 21 और 1 22, 225 हो गए। ये तो हो गए 225 और पूरे होते हैं 360 चारों का योग। अब आप 225 घटा दीजिए इनमें से, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे, आगे 5 में से 2 गए तो 3 बचे, और फिर 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, तो 135 डिग्री। इसका मतलब जो तीन कोणों का माप तो दे दिया इसने, 65 डिग्री, 75 डिग्री और 85 डिग्री, लेकिन चौथा कोण कितने डिग्री का होता है, तो चौथा कोण 135 डिग्री का है। इसलिए फिर चारों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन, ये लीजिए डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक चतुर्भुज के दो आसन कोण 130 डिग्री और 40 डिग्री मापते हैं, तो शेष दो कोणों का योग। तो चतुर्भुज में चार ही कोण होते हैं। अब चतुर्भुज चाहे कैसा भी हो, आयत हो, वर्ग हो, किसी प्रकार का, आसन कोण बोलते हैं उसके जस्ट एक भुजा के पास वाले के, यानी ये एक कोण है तो दूसरा कोण ये हो गया, इसी प्रकार से। तो इनका दो कोणों का योग कितना है, 130 और 40 डिग्री है, इसका मतलब हो गया 170 डिग्री तो है। तो अब बच गया कितना, कितना बच गया कि इनको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाना चाहिए, तो आप ये घटा लीजिए 360 में से, 360 में से 170 घटा लीजिए, शून्य में से शून्य और 16 में से 7 गए तो 9 और 2 में से 1 गया तो 1, इस प्रकार से कितना हो गया ये 190 हो जाएगा, 190। तो 190 किस ऑप्शन में लिखा है, इसमें 190 ए ऑप्शन में लिखा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर तो आपने मिल गए होंगे, लेकिन अपन हल करेंगे इनको, तो उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे कि किस प्रकार से कौन सा उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एन भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का माप होता है। तो इसमें है, ये एक सूत्र है जिसका आपको ध्यान में रखना है, इसमें सही उत्तर डी आएगा, 2n-4। फिर आगे है इसको 90 से गुणा करना है और n का भाग देना है। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। जैसे मान लीजिए आपने आयत या वर्ग का नाम सुना है, देखा है, उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, अब अपने को पता नहीं है कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, अपन इस सूत्र में रख के इसको याद कर निकालने का हल करते हैं। एन का मतलब होता है एन बराबर है भुजा, एन बराबर है भुजा। अब एन से मतलब भुजा से, अब आपको जो ये आकृति दिख रही है इसमें कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चार भुजा, इसका मतलब हो गया एन बराबर 4 हो गया। अब जहाँ पे एन दिखाई देता है वहीं आप 4 लिख दीजिए और फिर इसको हल कीजिए। जैसे मान लीजिए ये सूत्र हो गया, 2 है फिर n है, तो अभी 2n, इसका मतलब ये n 2 से गुणा हो रहा है, तो अभी ये n का मतलब 4 है, तो अपन यहाँ पे 4 लिख लिए, तो ये कोष्टक गुणा का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद में है -4, इसके बाद में है -4, ये तो हो गया इस सूत्र के, ये 4 हमेशा लिखने हैं। और ये वाला n भुजाओं की संख्या, अगर यहाँ पे त्रिभुज होता तो 3 लिखते, षटभुज होता तो 6 लिखते, इसी प्रकार से। इसको तो यह हो गया इतना, इतना हल करने के बाद में आगे है 90 और नीचे है एन, एन का मतलब वही भुजाओं की संख्या 4 है। अब इसको अगर हल करेंगे तो इन दोनों गुणा हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी ये तो हो गया 8, 4 दूनी 8 और फिर माइनस के 4 हैं आगे, और आगे हैं फिर 90, नीचे हैं 4, ऐसे। अब 8 में 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 4, फिर गुणा 90 हैं और नीचे कितने हैं, 4 हैं। तो आप 4 को 4 से काट भी सकते हैं, 9 चौक 36 करके, फिर 360 हो जाएंगे, उसमें भी 4 का भाग दे देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पे सही उत्तर आ गया 90 आ गया।
और 90 पहले से था यहाँ पे इस चतुर्भुज में, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो अपन ने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से अपन त्रिभुज का भी ज्ञात कर सकते हैं, षटभुज का भी ज्ञात कर सकते हैं। एन से तात्पर्य भुजाओं की संख्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कथनों में से कौन से गलत हैं। अब गलत से इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 कथन ऐसे हैं जो सही हैं और ये कथन ऐसा है जो गलत है। तो 3 सही को अलग कर देंगे तो गलत वाला कथन आ जाएगा अपने पास। ये बोल रहा है कि एक आयत के सभी कोण बराबर होते हैं। एक आयत के सभी कोण बराबर होते हैं। लीजिए ये आयत का चित्र हो गया और आयत का इस प्रकार से, तो सभी कोण यानी ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का, तो सही बात है, सभी कोण बराबर होते हैं। आयत का कोई कोण अधिक नहीं होता है, तो इसमें कोई भी कोण अधिक नहीं है, तो ये भी सही बात है फिर, ठीक है। एक आयत के विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो विकिरण का मतलब होता है पर एक विकिरण इधर खींच दिया, दूसरा ये इधर खींच दिया, तो ये परस्पर बीच में 2 भागों में विभाजित करते हैं बराबर के, तो ये बात भी सही है। ये बोल रहा है कि एक आयत के विपरीत पक्ष बराबर नहीं होते हैं। विपरीत पक्ष का मतलब जैसे इधर वाली भुजा होगी तो इधर वाली बराबर नहीं होगी, और आयत में तो होती है। इसका मतलब जो गलत बात है वो यही है, तो इसका सही उत्तर डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण होता है, चतुर्भुज का नाम बताइए। तो आप चतुर्भुज वाली बहुभुज वाली तीसरे नंबर की जो कक्षा 8 की किताब उसके में पढ़ेंगे, तो सारणी में दे रखा है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह है बी ऑप्शन, आयत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का ए 60 डिग्री है तो सम्मुख कोण सी का माप क्या होगा। समांतर चतुर्भुज किसी प्रकार से बना हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है, अब इसमें ये ए है, ए बी सी और डी है। अब ये बता रहा है कि ए का मान यहाँ पे 60 डिग्री है, तो फिर ये बी हो गया, तो सी का मान कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज का नियम है, आप पढ़ेंगे अपनी पुस्तक में तो देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये इसका रूल है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इधर अगर ए 60 डिग्री का है तो सी भी फिर 60 डिग्री का ही होगा। और समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। इस प्रकार से अपन ने 20 प्रश्न हल किए हैं। आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए हो तो कोई प्रश्न विस्तार से भी बता देंगे, और अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत का धन्यवाद।